नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, काफ़ी समय से हमें इंतज़ार था कई सारी वैकेंसीज़ का और उसका जो इंतज़ार है, वो समय, वो घड़ी, जिस पल का हमें इंतज़ार था, वो अब समाप्त हुआ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं कि आखिर कौन-सा एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, टीजीटी या फिर आरओ-एआरओ। तो टीजीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको और आरओ-एआरओ की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको सर्वप्रिय प्रिंस सर। और आप जानते हैं कि आप मतलब बहुत दिनों से आप ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि फॉर्म कब आएगा, क्या होगा, कब आएगा, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर किसका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, आरओ, एआरओ या फिर टीजीटी? दोस्तों, कई सारी जगह से इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई। ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसी यूट्यूब से उठा करके आपको वीडियो दी जा रही है, नहीं। ये इन्फॉर्मेशन कई जगह से आयोग के थ्रू निकलवाई गई और वहाँ से हमें पता चल पाया, जो सूत्रगण थे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हो पाई कि अभी फिलहाल आयोग वर्क कर रहा है टीजीटी पे। उसको जो वैकेंसीज़ निकालनी है, जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो टीजीटी और टीजीटी के बाद फोकस किया जाएगा यहाँ पे आरओ एआरओ पे। तो टीजीटी के लिए क्या चीजें होने वाली है, यानी कि आप सभी लोगों के जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड कर रखा है उन सभी के लिए स्वर्णिम अवसर है और उसी के साथ महिलाओं के लिए ये एक बहुत बहुत सुनहरा अवसर आया हुआ है, क्योंकि पिछले साल जब ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पर कई सारी मैथ्स की फीमेल कैंडिडेट्स की मैथ्स से रिलेटेड वैकेंसीज खाली रह गई थी, जो पद थे वो रिक्त रह गए थे क्योंकि योग्य अभ्यर्थी वहां पर नहीं मिल पाए थे। तो इस बार यदि आपका बीएड है और साथ ही में आपने बीएससी पीसीएम मैथ्स किया हुआ है, तो आप महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो महिलाओं की कट ऑफ इसमें बहुत कम जाती है, तो इसलिए आप सभी महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि केवल ये फीमेल्स के लिए है, बॉयज के लिए भी है। ये जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी बीएड क्लियर हो चुका है, उन सभी के लिए टीजीटी में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। इसी महीने, आने वाले महीनों में ही आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो अभी से कमर कस के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीआईसी के थ्रू जो आपके यहाँ पे भर्तियां होंगी, यानी कि आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाएगा हम सभी लोगों के लिए। काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब जाकर के वो इंतजार खत्म होने वाला है। तो ये मानिए कि एक अपॉर्चुनिटी है जो बड़ी मुश्किल से हम लोगों के हाथ में आती है। गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में पाना जैसे कि कोहिनूर हीरा पाने के बराबर हो गया है। तो कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वो हो रही है गवर्नमेंट जॉब। तो कोई भी एक अपॉर्चुनिटी अगर हमारे हाथ में आ रही है और उसकी सारी एलिजिबिलिटीज हम लोग क्लियर कर रहे हैं, यानी बीएड भी है, बाकी चीजें भी हैं, तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देना है। तो बीएड की जो भी आपके अभ्यर्थी हैं, जिनका भी बीएड हो रखा है, वो कमर कस के तैयार हो जाइए। टीजीटी से जुड़ी जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, जो भी चीजें हैं, वो अपकमिंग मंथ में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जा करके आयोग वर्क करेगा आरओ एआरओ पर। तो जानते हैं कि आरओ एआरओ में क्या होने वाला है और क्या चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंस सर से। आपको जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आरओ एआरओ एग्जाम, इसको लेकर के जो न्यूज आई है, जो अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसकी मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना उम्मीद लगा करके बैठे होंगे एग्जाम अब होंगे, अब होंगे, अब होंगे, अब होंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आयोग जो है इस एग्जाम को कराने में डिले भी कर रही है, लापरवाही तो कर रही है कहीं ना कहीं। कब तक ये फॉर्म आ जाएंगे, इसकी मैं आपको एक थोड़ा सा एक अनुमानित जो न्यूज आया है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर तो हम भी नहीं कर सकते क्योंकि आयोग में हम भी नहीं है कि क्लियर आपको नोटिफिकेशन एकदम 100% बता दें। देखिए, आरओ आरओ को लेकर के एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है आरओ आरओ की, आप जानते हैं, और इसको लेकर के काफी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कई 2-3 बार सिलेबस भी खत्म कर चुके हुए हैं। आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर अब आ ही रहा है, जो नोटिफिकेशन दर्शाई जा रही है इस आधार पे। हालांकि आयोग ने जो बहाना बनाया है, बहाना इन द सेंस कि क्या आधार बताया है कि हम इस परीक्षा को लेट क्यों कर रहे हैं, ये आयोग ने बताया है कि समकक्ष अहर्ता जो है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। आयोग क्या अहर्ता रहेगी, ये क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से एग्जाम धीरे धीरे लेट होते जा रहा है। परंतु अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से अगस्त माह तक आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। कितने आपको टाइम मिलने वाले हैं, कब तक आपको टाइम मिलेंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो तरीके का एग्जाम होता है, एक प्री होता है और दूसरा आपका क्या होता है, मेंस होता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना जान रहे हैं, ये मैं बात उनके लिए बता रहा हूं कि जो पहली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी आगे की मैं जानकारी दूंगा, अगर आप कर रहे हैं पूरी जानकारी है फिर भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्री और
पर मेंस दो तरीके के एग्जाम कराया जाता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आप अपने जो एजुकेशन आपने जो लिया है, जो शिक्षा लिया है, उसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट में आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी आप ग्रेजुएशन किए हो, बस ये इसमें एलिजिबिलिटी होती है। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी में सबसे मायने रखता है एज। एज कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है सर? 21 वर्ष से। हाईएस्ट आपको पता है 21 से 40 इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो सर यूपी पीएससी। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो सर यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, जो मतलब जो आयोग है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यह एग्जाम इसको कंडक्ट कराती है। देखिए ये आया है कि इसमें आपको टाइम कितने मिलने वाले हैं, इस परीक्षा को लेकर के आपको टाइम कितने मिलने वाले हैं। अगस्त से अगर तैयारी शुरू हो रही है दोस्त, कब से इसकी फॉर्म अप्लाई शुरू हो रही है? अगस्त। तो एक मंथ मान लो, 1 मंथ आप मान लो कि 1 मंथ सर लग जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने में। 2 से यानी 2 से 2.5 महीने आपके पास लग जाते हैं, मान के चलो 2.5 महीने मान ही लो, 2.5 महीने आपके लग जाएंगे। 2.5 महीने क्या, तो सर फॉर्म को छांटने में, फॉर्म को छांटा जाता है। कई ऐसे फॉर्म यहीं पर रिजेक्ट भी किए जाते हैं। 2 से 2.5 महीने में आपका एग्जाम का सेंटर क्लियर किया जाता है कि सेंटर कितने जगह पे बनाया जाए, कहां कहां पे बनाया जाए। इसी बीच में अगर प्रोसेस ठीक तरीके से रही तो इसमें आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है। बताओ क्या जारी कर दिया जाता है? एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाता है। जब सेंटर वगैरह क्लियर हो जाता है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद से कुछ दिन के अंदर आपका एग्जाम ले लिया जाता है। यानी पहले जो आपका पेपर होगा वह किसका होगा सर? प्री का होगा। यानी प्रीलिम्स एग्जाम जो होते हैं कितने नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं? 2 इसमें पूछे जाते हैं, एक जीएस पूछे जाते हैं और एक आपके क्या पूछे जाते हैं? हिंदी। जीएस के 140 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, बराबर 140 नंबर यहां से मिल जाते हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के, जहां से आपको 60 नंबर मिल जाते हैं। टोटल 200 नंबर मिल गए, टोटल 200 क्वेश्चन मिल गए। इस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा ये वो दूसरे स्टेज में, दूसरे मतलब वो मेंस में पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा? मेंस में पहुंचेगा। मेंस जो होता है इसमें 400 नंबर के एग्जाम कराए जाते हैं। क्यों? सही बोल रहे हैं ना? कितने नंबर के? 400 होते हैं। हाँ, आप तैयारी कर रहे हो, आपको तो पता ही होगा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही मेन है। इसको आप क्वालिफाई कर लो, फिर मेंस में पहुंच जाओ। भैया इस एग्जाम को वही क्वालिफाई कर सकता है जो मेंस की दृष्टि से तैयारी किया है और इसकी नॉलेज थोड़ा ठीक ठाक हो उसके पास, तब वो रिटेन। क्योंकि मेंस में निबंध लिखने को आता है और निबंध लिखने में कई की हालत खराब हो जाती है, समझ गए? कई लोगों की क्या हो जाती है? तो कई लोगों की हालत खराब हो जाती है। हालत खराब क्यों होती है? तो हालत खराब होने का तो अनेक रीजन है। आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं है तो हालत ऐसे ही खराब हो जाएगी। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं, मेंस जो है लिखना तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना। जो निबंध पूछे जाते हैं, जो क्या पूछे जाते हैं? जो निबंध पूछे जाते हैं। निबंध इसमें कितने पूछे जाते हैं? 3 निबंध होते हैं। अलग अलग मुद्दा दिया जाता है। प्रत्येक निबंध का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 40 नंबर का होता है। और 40 नंबर का एक निबंध होता है, तो 3 निबंध पे आपको कितने मार्क्स मिलने, कितने नंबर मिलने वाले हैं? तो सर 120 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। ठीक। और मेंस में आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद से आपका अधिकारी बनने का जो सपना है वो तो क्लियर हो ही जाता है। देखिए कहीं ना कहीं ये आयोग की लापरवाही है कि इतने दिनों से लेट कर रहा है। यानी किसी चीज के लिए आप निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं कि ये नौकरी मुझे मिल जाए और ये उम्मीद लगा करके रखे रहते हैं कि इसी साल ये होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो भर्तियां डिले होती है तो मन में निराशा और उदासी छाती है। क्योंकि कितना कोई इंतजार कर सकता है? अभी तो आपने देखा है वीडियो री एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी ने कराया, 2018 में री एग्जाम हुआ था और उसका री एग्जाम 2023 में कराई गई। बताइए इतना दिन अभ्यर्थियों का विश्वास टूट जाता है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने का जो लेवल है उसको छोड़ ही देते हैं कि यार चलो, क्योंकि उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। इस बार आपने वीडियो में देखा बहुत कम लड़कों ने भाग लिया, लेकिन आरओ में कई ऐसे भी स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो तैयारी तो सही टाइम पे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भर्तियां टाइम से नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है और उनका एज लिमिट जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये तो इसकी जानकारी दे दी। रही बात एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं ओबीसी एसटी एससी में एज रिलैक्सेशन की बात बोली जाती है, 3 वर्ष और 5 वर्ष की बोली जाती है। और सबसे ज्यादा जो आपको भ्रमित किया जाता है वीडियो के माध्यम से वो क्या? कट ऑफ। सर कट ऑफ कितनी जाएगी? भैया पहले आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करो, प्री एग्जाम क्वालिफाई करो। मेंस की कट ऑफ जो होती है अगर आप ठीक लिखोगे तो आपके अकॉर्डिंग ही, मतलब आपके अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आप उस लिस्ट में आ सकते हो। प्री एग्जाम क्वालिफाई करना एकदम मोस्ट है। देखो कट ऑफ जो होता है हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? एक कहे कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं। कट ऑफ बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू पेपर, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने फॉर्म को अप्लाई किए इस आधार पे, और लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है उस आधार पे बनाई जाती है। हाँ लेकिन इतना कर देना पिछले साल का, यानी जो पिछला एग्जाम हुआ उसका कट ऑफ कितना रहा, कोशिश करना कि इससे कम से कम 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के चलना। 10 से 15 नंबर, अरे भैया 20 नंबर लेके चलो, बड़ी अच्छी बात है। 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के चलना,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है और जब पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो कंपटीशन भी बढ़ेगी तो कट ऑफ क्या रहेगा ये तो बाद में जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद से आवेदन जो होंगे, एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद से आपका कट ऑफ तो खुद ही क्लियर हो जाता है, क्या मैं इस लिस्ट में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली थी उस जानकारी को हमने आपसे बता दिया। बाकी अगर अगला कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो हम बताएंगे। अब उम्मीद करते हैं और ये आप भी इतना मान करके चलिए कि आपको हमें कोई इंफॉर्मेशन ना देनी पड़े। सीधा अब वैकेंसी आ जाए, फॉर्म अप्लाई करोगे और वहां पे सरकारी रिजल्ट पे आपको तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा हाँ, कुछ लड़के एक और बात पूछ रहे थे, सर कुछ स्पेशल डिग्रियां भी मांग लेता है। स्पेशल जब पोस्ट होंगे भैया, जो स्पेशल पोस्ट होंगे तो स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगेगा। कुछ ऐसे कि क्या कंप्यूटर वाला कंपलसरी होगा, कंप्यूटर वाली डिग्री कंपलसरी होगी। अभी जो आयोग है क्लियर कर देगा। वही हाल है कि जब आपने सुना होगा बच्चा पैदा होगा तो नाम रख लिया जाएगा, ये डायलॉग आपने सुना होगा। कंप्यूटर, हाँ, कुछ स्पेशल पोस्ट है जिसमें डिग्रियां मांगता है, तो भैया आपको स्पेशल पोस्ट दे रहा है तो क्या स्पेशल डिग्री देखी जाएंगी कि नहीं देखी जाएगी। आप अगर सबसे हटके हो तो आप में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तो स्पेशल पोस्ट है तो स्पेशल डिग्रियां भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल डिग्रियां भी दी जाती हैं। बाकी आप कंप्यूटर की डिग्री अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कंप्यूटर का नॉलेज तो थोड़ा बहुत ले ही लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको दूंगा। अभी के लिए चलता हूं, धन्यवाद।